गुड मॉर्निंग। जो लोग कैमरा हमारा देख रहे होंगे उनमें देखे होंगे कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है हमारे रूप में। बाल वगैरह जो है वो मूंछ, उसका कारण ये है कि हम गया गए थे, वहां पर पेरेंट का जो है वो पिंडदान करके आए हैं। इस कारण जो है वो मूंछें वगैरह नहीं है ना। साइन कुछ पूछना चाह रही हो, पूछ लो। गुड मॉर्निंग सर। चम्मच दो तो चम्मच। गुड मॉर्निंग रजनी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, और अपन शुरुआत करते हैं क्लास की। और जिनके पास हॉटपॉट, हाँ गुड मॉर्निंग, हॉट स्पॉट भी अपना जो है वो मैच देखने के कारण थोड़ा उतना वो नहीं दे पाएगा सपोर्ट, इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है वो पढ़ाएं और क्लास को जो है वो खत्म करें। और आज का जो आपदा का परिचय है, डिजास्टर जिसको अपन बोलते हैं, 129 पेज पे मिल जाएगा जिन लोगों के पास योगा का। तो उसमें होता है आपदाएं, और ये आपदाएं जो है वो पूरे कम्युनिटी के ऊपर रहती है, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही नहीं रहती। जैसे कि अभी कोरोना महामारी से अपन गुजरे हैं, तो ये भी एक प्रकार की आपदा के अंतर्गत आता है, या डिजास्टर के अंतर्गत आता है। तो उसका अपन परिचय देखते हैं कि अपन बुक में क्या है और इसमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, वो भी हम बीच बीच में बताते जाएंगे। क्योंकि ये आपके चैप्टर में या सिलेबस में क्यों रखा गया है इसकी बात हम बता देते हैं। जब अपना MOU साइन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के साथ, MOU का मतलब होता है कि मिलजुल के काम करना। तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि हम इन डॉक्टर्स को, जो हमारे डॉक्टर भाई हैं, उनको पेज नंबर है 129, पूजा 129 बेसिक हेल्थ केयर। तो उसमें ये बताया गया था जो हमारे डॉक्टर्स भाई हैं वो किस तरह से कम्युनिटी में अपनी मदद कर सकते हैं ताकि हम उनका उपयोग कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने ये भी बताया था कि डिजास्टर और योगा, ये दो चीजें भी शामिल करिए आप करके, क्योंकि कोरोना महामारी से गुजर चुका था देश, और उसमें ये करेगी लोकल डॉक्टर्स जो अपने अलग अलग क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो उनको भी इस चीज का ज्ञान रहेगा। और जब भी ऐसी टीम आएगी तो वो आपकी क्लिनिक पे पहले आके और जो है वो पूरा कारण ये डिजास्टर और ये दोनों चीजें शामिल की गई। योगा, धीरज कुमार जी माइक म्यूट करें। और अब सबसे पहले अपन आपदा का परिचय देते हैं। आपदाएं प्राणी जगत के साथ अनादिकाल से जुड़ी हुई है, जिम्मेदार रहती है। प्राकृतिक विपत्तियों और कारखाने आपदा की दर को और बढ़ा देती हैं। आपदाएं किसी भी समय और किसी भी जगह हो सकती है तथा इससे किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। ये उनको भी डिजास्टर में गिन रहा है, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना। और अपन जानते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो महीनों 2 महीने उसका जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहता है। कोई पहाड़ जो है वो चलते रहता है। इसी प्रकार ये अपन बाढ़ और भूकंप और बरसात, अतिवृष्टि, सूखा, ये सब में उसको गिनेंगे। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें किस प्रकार की आपकी मदद ली जा सकती है तथा इससे किसी को भी नुकसान होता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए
WHO ने सन 1990 को वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का वर्ष बनाया था। 1990 में जो है वो काफी महामारियों के रूप में बीमारियां भी फैलती थी पहले, क्योंकि वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं था, और वैक्सीन का इंतजाम भी था तो लोग बाग जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहते थे। प्रभुनाथ यादव, एक मिनट हम यहाँ से कर देते हैं म्यूट, हो गए। तो इस तरह से जो है वो अपन देखते हैं कि ये आपदाएं किस प्रकार से होती हैं। अब कोई भी तैयार नहीं होता, कोई भी प्रिपेयर नहीं रहता, और इस कलावती जी प्लीज माइक म्यूट कीजिए आप। जगह कलावती जी दिल्ली जैसी जगहों में अभी जैसे यमुना पर एकदम बाढ़ आ गई, तो दिल्ली में जैसे आपदा आई और यमुना का पानी जो है वो बढ़ता चला गया, और पता लगा था कि वहाँ हाथीकुंड कोई बांध है हरियाणा के पास जहाँ से पानी छोड़ा गया, और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो जो लोग दूर क्षेत्र में रहते थे वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गए, उनके घरों में पानी घुस गया। MD कुंवर साहब 129 नंबर का पेज निकाल लें। आपदाएं सामान्यतः अचानक आती हैं और इसके लिए तैयारी ही नहीं हो पाती, जिससे काफी मात्रा में जान एवं माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आपदाओं की प्रकृति को समझा जाए। आपदा प्रबंधन किसी एक व्यक्ति की जागरूकता से नहीं होती, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। इसके लिए पूरे समुदाय, जिला, राज्य, देश को रणनीति तैयार करना पड़ता है और मिलकर इसका काम इसके साथ करना पड़ता है, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को रेस्क्यू मिल सके और उनको सही जिंदगी मिल सके। ये एक किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं होता, इसमें पूरी टीम काम कर सकती है और करती है, और उसमें इन टीम के सदस्य को के रूप में आपको भी जो है वो चुना जाता है। इसी कारण इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आपदा की परिभाषा, आपदा को निम्न रूप में व्याख्या की गई है। ये क्या हो सकता है आपदा की परिभाषा? किसी प्राकृतिक घटना या कृत्रिम मानव निर्मित रूप द्वारा, ये पढ़ाने से पहले हम बता दें कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आपदा की परिभाषा को समझाते हुए लिखिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, 9 नंबर का कम से कम आता है। इसमें जो छोटे क्वेश्चन है वो तो बाद में अपन बताएंगे जैसे जैसे, पर बड़े क्वेश्चन में 5 या 9 नंबर का आता है आपदा की परिभाषा। तो आपदा की निम्न रूप से परिभाषित किया गया है: किसी प्राकृतिक घटना या कृत्रिम मानव निर्मित रूप द्वारा सामाजिक तंत्र और समुदाय में अचानक एवं बहुत ज्यादा होने वाली गड़बड़ी को आपदा कहते हैं, जिस पर समुदाय या समाज का नियंत्रण नहीं रहता, जो मानव के सामान्य जीवन चक्र को कम या अधिक अनियमित या अनियंत्रित कर देती है। इसमें दोनों चीजें शामिल हो जाती है, मानव निर्मित डिजास्टर और एक रहती है प्राकृतिक यानी नेचर। मानव निर्मित कैसे? जैसे कि मानव ने बांध बनाया और वो इंजीनियरों की कमी या बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से वो बांध टूट गया, तो ये कहलाएगा मानव निर्मित। किसी फैक्ट्री में अगर कोई एसिड बन रहा है या कोई जहरीली वस्तु बन रही है और वो किसी लीकेज होने लगी या फैलने लगी, जैसे कि भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो यूरिया खेतों में डालते हैं उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और वो अचानक लीक हो गई, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में जानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी ये घटना, इंडस्ट्रियल घटना, या जिसको अपन औद्योगिक घटना कहते हैं, उसके रूप में ये जानी जाती है, जिसमें काफी लोग मारे गए थे और बाकी लोग अभी तक भुगत रहे हैं। जो लोग भोपाल में रहते हैं तो उनको मालूम है, कैंची छोला जो इलाका है वहां पर इस तरह के विकलांग लोग देखे जा सकते हैं, और आज भी वहां से निकलने वाली कुछ कन्याओं की मैरिज होती है तो उनको स्टेरिलिटी कॉज कर जाता है, बच्चे वगैरह नहीं होते, या होते हैं तो विकलांग होते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम है। अब तो 40 साल हो गए, पीढ़ी बदल गई है, पर फिर भी इस तरह की परेशानियां देखी गई। अमेरिका स्वास्थ्य संगठन की
अनुसार आपदा इको तंत्र से होने वाली एक भारी गड़बड़ी है, जिसे पुनः ठीक करने हेतु बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। और WHO ने जो डेफिनेशन दी है, तो उसके अनुसार ये जो इको तंत्र है, इको सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी चीज का एक पूरा पिरामिड बनता है। यदि हम एक पिरामिड समझाना चाहें तो घास के मैदानों का पिरामिड रहता है, उसको हम बताते हैं। जैसे घास जो है वो कौन खाता है? हिरन खाते हैं। अब जंगल में देखें तो घास जो है वो हिरन खाते हैं। और हिरन को कौन खाता है? बाघ, सियार, शेर, ये लोग खाते हैं और ये मांसाहारी रहते हैं। तो ये इकोसिस्टम रहता है जिसमें एक के बाद एक चीजें खाई जाती हैं। अब जो हिरन बच जाता है, पूरा तो खा नहीं पाते हो, उसको जो है वो सियार और छोटे जानवर खाते हैं। फिर और बच जाता है तो उसको चींटी, गिद्ध वगैरह खाते हैं। इस तरह से इकोसिस्टम में ये लोग जो है वो सफाई करते रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम गड़बड़ ना हो। उसके बाद मौसम बदलता है, पानी आता है। पानी आता है तो इन सब चीजों की धुलाई हो जाती है और नदियों से होता हुआ ये समुद्र में चला जाता है। तो ये इकोसिस्टम मेंटेन होता है ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप प्रकृति इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है। इसी प्रकार अलग अलग जगह के पिरामिड बनते हैं। घास के मैदानों के पिरामिड, शहरों के पिरामिड। शहरों के पिरामिड में अपन किसी ऑफिस या हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल का सबसे छोटा कर्मचारी जो है वो ड्राइवर रहता है, जो एम्बुलेंस चलाता है। उसके बाद फिर आता है वार्ड बॉय, फिर ड्रेसर, फिर वैक्सीनेटर, फिर केमिस्ट जो रहता है वो, फिर टेक्नीशियन आते हैं, फिर नर्सेस आती हैं, फिर हेड नर्स आती है, फिर डॉक्टर्स आते हैं, फिर CMO आते हैं, फिर सिविल सर्जन आते हैं और उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री। तो ये इतने जो है वो हॉस्पिटल का इकोसिस्टम है, जो एक दूसरे को काम बता के और सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। तो ये सभी जो है वो इकोसिस्टम से जुड़े रहते हैं। इसमें इको फ्रेंडली यानी कि जो नेचुरल है उससे अपन संबंधित देखें तो अपन ने घास की शुरुआत ये मैदानी इलाके से शुरुआत करके बताए थे। अब आपदा प्रबंधन के उद्देश्य, ये जो आपदाएं आती है उनका उद्देश्य क्या रहता है? आपदा प्रबंधन मुख्यतः 3 उद्देश्यों से पूर्ण होती है। पहले तो विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन या महामारियां, उनको समझना कि ये क्यों आती है और इसके लिए पहले से क्या तैयारी अपन कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक जिला स्थिति पर आपदा और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण हेतु योजना प्रारूप बनाना। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो या ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में तो कलेक्टर होते हैं जो जिला अध्यक्ष कहलाते हैं, फिर तहसीलदार, SDM, DM, ये सभी एक ही लेवल के रहते हैं। उसके बाद जो प्रशासनिक मजिस्ट्रेट रहते हैं, फिर उनके नीचे जो है वो ये रहते हैं, सचिव रहते हैं, फिर बाबू लोग रहते हैं, फिर और छोटे चपरासी। ये सब चीजों की जो स्थिति है उसको समझना कि ये जो आपदा आई है तो उसमें अपन को किस रात को खूब ज्यादा रोई तो नहीं हुआ, खांसी चल रही और चिड़ करा। जैविक आपदा, महामारियों को समझना। दूसरा, इन स्थिति को समझना कि किससे ये काम कंप्लीट होगा। तीसरा, समुदाय में आपदा प्रबंधन हेतु जागरूकता पैदा करना। और अवेयरनेस प्रोग्राम जो रहते हैं उसमें अपन देखते हैं, अवेयर करते हैं लोगों कि किस तरह से उसको अवेयर कर सकते हैं। और इन सब चीजों का, जहां पर ये हिमस्खलन होता है या बाढ़ आती है तो उनको अपन रोक सकते हैं। उसके लिए पूर्व तैयारी कैसे करना है वो बताने की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन कहते हैं काउंसलिंग। जिन क्षेत्रों में इस तरह की आपदाएं आती है तो उनकी काउंसलिंग करना। ठीक है। फिर आता है विभिन्न प्रकार की आपदाओं में। आपदाएं प्रमुखतः 2 प्रकार की हो सकती है। पहली रहती है प्राकृतिक आपदा, जिसको अपन नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, और दूसरी रहती है मेन मेड डिजास्टर, यानी जो व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा बनाई हुई आपदाएं। तो उसमें अपन 2 प्रकार के आपदा में सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे
और उसके बाद अपन मीन मेड यानी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई ऐसी चीजें जो आपदा कर देती हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर से जो शुरू होने वाली है, जो ग्लोब्स रहता है, पृथ्वी रहती है, अपनी भूमि, उसके अंदर से आती है। तो वो दो हैं, उसमें भी मतलब वैरायटी उनमें बांटे गए हैं। पृथ्वी के अंदर से आती है भूकंप और ज्वालामुखी। अपन जानते हैं कि भूकंप आ जाना या अर्थक्वेक कहते हैं इसको, और वेल्केनो कहलाता ज्वालामुखी। और आज भी पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कई जगह पे जीवित ज्वालामुखी हैं जो फटके और समय समय पर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो चूंकि अपन मैदानी इलाकों में रहते हैं तो इसका अपन को कुछ पता नहीं चलता, मगर जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अभी गुजरात के भुज में भूकंप आया, फिर नेपाल में भूकंप आया, दिल्ली और एनसीआर में अलग अलग टाइम पे भूकंप के झटके लगते रहते हैं। तो वो अंदर से आते हैं पृथ्वी के। दूसरा रहता है पृथ्वी के बाहर से या सतह से भूस्खलन। जो पहाड़ रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वो मिट्टी ज्यादा गीली हो जाने के कारण और बहुत दिनों तक उसका कटाव होने के कारण वो जमीन पे आने लगते हैं, वो कहलाता है भूस्खलन। सेकेंड है हिमस्खलन। हिमस्खलन में जो हिम रहता है या बर्फ रहता है, वो पूरा बड़ी से बड़ी शिला जिसको आइसबर्ग कहते हैं, तो आइसबर्ग पूरा की पूरा नीचे की तरफ आने लगता है, वो हिमस्खलन कहलाता है। और जो लोग हिम वाले जगह पे हिमालय क्षेत्र में या इसके आसपास रहते हैं, तो वहां पर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तीसरा रहता है तूफान या चक्रवात। विंड स्ट्रीम कहते हैं इसको, साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रेंडो, हैरिकेन अलग अलग नाम से जाता है। और बहुत तेजी से हवाएं चलना, और ये चक्रवात की कंप्लेंट होती है उन जगहों पे जहां पर की समुद्र रहता है, समुद्र से शुरू कर देती है और वो हवा को गोल घुमा के चक्रवात करता है। तो समुद्री, हमारे को नहीं लगता कि अपने के अगर समुद्री क्षेत्र के तो अपने जो बेसिकली समुद्र का स्थान है वो गुजरात स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में और तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों में, चेन्नई के कुछ भाग, ये इन जगहों पे सबसे ज्यादा चक्रवात की कंप्लेंट होती है और आंधी तूफान की कंप्लेंट होती है। नेक्स्ट रहता है हिमपात। हिमपात यानी बर्फ का गिरना। जो लोग ठंडे स्थानों पर रहते हैं तो बहुत तेजी से हिमपात होता है। समुद्री तूफान, समुद्र से उठने वाला तूफान जिसमें पानी जो है वो अंदर तक आ जाता है, इसमें और चक्रवात में ये अंतर है। ये चक्रवात अंदर तक आ जाता है, मतलब कि अगर अपन गुजरात की सीमा के बाद देखें राजस्थान, तो गुजरात से अगर कोई चक्रवात उठा है तो वो राजस्थान तक में आ जाएगा। परंतु ये जो अपन बता रहे हैं समुद्री तूफान, वो केवल उन्हीं जगह से 10 किलोमीटर के एरिया में कवर करता है, उससे ज्यादा अंदर नहीं आता। तो इसी कारण समुद्री तूफान और चक्रवात में ये अंतर रहता है। फिर आता है बाढ़, फ्लड। फ्लड तो अपन हर साल जो है वो देखते हैं। सबसे ज्यादा फ्लड जो है वो यूपी के और उस साइड इलाके जो नेपाल से लगे हुए, नेपाल के पास एक नदी है जिसको गंडक कहते हैं, सोन नदी और गंडक नदी। इनका जल जो है वो पूरे यूपी से लगे गोरखपुर का जो इलाका है उसमें और भी जिले हैं जो हमारे को याद नहीं है, वो सब जिला। अररिया, एक अररिया जिला है जिसमें पूरे खेत में पानी भर जाता है। और जितनी भी भूमि है, खेतियर भूमि है, वो किसान के लिए कोई काम की नहीं रहती, क्योंकि वो पानी से पेड़ पौधे सब जल जाते हैं या गल जाते हैं। और धान की ज्यादातर खेती होती है, तो ऐसे में पानी से वो गल जाने की शिकायत आती है। फिर आता है ड्राउट या सूखा। अगर बाढ़ आई कहीं पे, पानी अच्छे से गिरा तो अपन उसको बाढ़ का नाम देंगे, पर यदि कहीं पानी नहीं गिर रहा है तो सूखा स्थान होता है। सूखे के कारण जो है वो नल कह रहे हैं, कुआं
नदी तालाब इनका जो लेवल गिर जाता है और जो पृथ्वी में पानी है वो जमा नहीं हो पाता और सूखा की नौबत आ जाती है। किसान जो पेड़ पौधे बोते हैं, फसल बोते हैं, वो फसलों में पानी खत्म हो जाने के कारण सूखे की नौबत आती है और वो फसलें भी सूख जाती है। इसके बाद है जैविक अनियंत्रणता के कारण एपिडेमिक ऑफ द डिसीज, जो महामारियां होती हैं और सूखे के कारण जो जानवर या दूसरे छोटे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं, कई मनुष्य भी सूखे के कारण एक्सपायर हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में फिर महामारियां शुरू होती है। हैजा, कोरोना जैसी कंप्लेंट जो है वो आ जाती है। हैजा खासकर डायरिया, कॉलरा ये बीमारियां फैलती हैं जो जन जन को हानि पहुंचाने का काम करती है। ये नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत लगभग इतनी आती है। और भी छोटे मोटे लोकल जो डिजास्टर रहते हैं तो वो अलग रहते हैं। घर गिर जाना, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में अपन ने देखे कि पहाड़ पे जो घर बसे हुए थे वो अचानक गिर जाए, या छोटे अलग टाइप के डिजास्टर में गिने जाते हैं। अब देखते हैं मानव निर्मित या मानव जनित आपदाएं। मेन मेड डिजास्टर ह्यूमन के द्वारा कौन कौन से डिजास्टर के लिए युद्ध पैदा करता है। पहला है युद्ध के लिए निर्मित न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, ये हथियार रहते हैं। न्यूक्लियर हथियार जिसको नाभिकीय हथियार भी कहते हैं। साइन, डेटा, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, तो इस प्रकार की जो युद्ध के लिए तैयारी रहती है, न्यूक्लियर बम को फोड़ देना, जिससे कि न्यूक्लियर, जैसे कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि आज भी 50 साल बीत जाने के बाद भी, 100 साल बीत जाने के बाद वहाँ की जनता जो है वो उससे उभर नहीं पा रही है और विकलांग पैदा हो रही है और जनसंख्या में बहुत तेजी से कमी आ रही है। ये न्यूक्लियर बम जो मानव निर्मित है। दूसरे जैविक हथियार जिसमें कुछ छोटे वायरस जो है वो उसका हमला करवा दिया जाता है और कोरोना उसी में से एक है। इसको जरूर कह दिया गया कि वो चमगादड़ के इंटेस्टाइन से आया था, परंतु चाइना ने ये एक प्रयोग किया था जिसकी वजह से जो है वो पूरा विश्व प्रभावित हुआ कोरोना वायरस के कारण। ये जैविक हथियार रहते हैं जिसमें वर्ल्ड जो है वो लोग बाग इफेक्टेड होते हैं और जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक बेचारे मरते रहते हैं। और सभी को मालूम है कि कई ऐसे सभी के रिश्तेदार, पड़ोसी घर परिवार के सदस्य इसमें प्रभावित भी हुए और एक्सपायर भी हुए। ये नाम इसके अंतर्गत आता है जैविक हथियार। तीसरा रहता है रासायनिक या केमिकल इफेक्टेड। केमिकल हथियार के तहत जो तेजाब या दूसरे ऐसे केमिकल रहते हैं जो कि पीने के पानी में या वापरने के पानी में, टैंक में जहाँ से हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट से पानी आता है उसमें डायरेक्ट रासायनिक तत्व मिला दिए जाते हैं और वो जितनी जगह पानी सप्लाई होगा और जितने लोग उसको पिएंगे सभी जो है वो बीमार हो जाएंगे या मृत हो जाएंगे। ये रासायनिक हथियार के तौर पे इसको उपयोग में आया जाता है। अभी कभी अपन वाटर फिल्टर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक अलग टाइप की स्मेल आती है, एक अलग टाइप की बात है, जबकि पानी जो शुद्ध पानी रहता है वो देखने में रंगहीन, गंधहीन और टेस्टलेस होना चाहिए। उसमें कोई टेस्ट नहीं आना चाहिए, बस पानी का टेस्ट जो आता है वो आना चाहिए। अलग से कोई टेस्ट आ रहा है, कोई खुशबू आ रही, बदबू आ रही है या देखने में जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखा रहा। ट्रांसपेरेंट यानी अपारदर्शी होना चाहिए, जैसे अपन ये देखते हैं आर पार जो है वो दिखाई देना चाहिए। इस तरह का पानी जो है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। अन्य देखते हैं तो अन्य मानव निर्मित में पहला है वायुयान, रेल, वाहन। ये सभी जो है वो हमारे
ट्रेवल के साधन है और इनको अगर लापरवाही ना किया जाए तो ये साधन बहुत बेहतर रहते हैं, जो एक से दूसरे व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत सहायक रहते हैं और एक ही दिन में आदमी हजार मील की दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान से पहुंच सकता है। परंतु इसमें चूंकि ये मानव ने बनाया, मानव से गलतियां होती हैं, मशीनों को समझ नहीं पाता और ऐसी गलतियां वायुयान दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना और बस दुर्घटना का कारण बनती है और यही जो है वो महामारी का रूप ले लेती है। दूसरा, ड्राउनिंग या आग में यानी फायर। अब फायर तो प्राकृतिक नहीं होती, कुछ जगह फायर भी प्राकृतिक होती, जैसे वेल्केनो या जो ज्वालामुखी रहते हैं वो जब फटते हैं तो अंदर से आग को भी क्रिएट करते हैं और आग के जो कण है वो यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, धुआं फैल जाता है, राख फैल जाती है। आग लग जाना, विस्फोट हो जाना, ये भी जो है वो डिजास्टर का कारण बनता है और उसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसकी भी आग छोटी मोटी जल्दी से नहीं बुझती, बड़ी आग है तो प्रभावित फिर इसके बाद मानव से प्रभावित भी होता है। इसके पहले वायुयान बताए थे अपन ने, जो अमेरिका में घटना हुई थी जिसमें टावर से दो टावर जो थे उनसे टकरा गए थे दो वायुयान। तो वो एक नक्सलाइट या उनकी आतंक की गतिविधि थी, पर है तो ह्यूमन द्वारा निर्मित। ह्यूमन द्वारा इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, धोखे से अगर कोई गिर जाता है तो फिर वो बचता नहीं, वो तो मर ही जाता है। इसलिए लिफ्ट वगैरह का और सीढ़ियों का निर्माण किया गया और उसकी बजाय आदमी अगर ऊपर से वैसे गिर रहा है, सुसाइड करने के हिसाब से गिर रहा है, तो वो फिर उसमें गिना जाता है ह्यूमन निर्मित। भारत में मुख्यतः निम्न प्रकार की आपदाएं मिलती हैं, है तो इतनी बहुत सारी, पर भारत में अपन देखें सबसे ज्यादा बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन, जैविक आपदा, महामारी। मानव जनित में आग और गैस से संबंधित रासायनिक और अन्य दुर्घटनाएं, ये सबसे ज्यादा भारत में होती है और आए दिन अपन पेपर में पढ़ते हैं, खासकर बरसात के मौसम में बाढ़ आना जो है वो बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये तो अपन ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें जो क्वेश्चन बताए थे अपन ने आपदा की परिभाषा, ये 3 नंबर में आती है और 9 नंबर का क्वेश्चन में आता है, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, यानी विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो है वो उनको समझाइए, मानव निर्मित अलग और प्राकृतिक अलग। तो वो अपन को पूरी लिस्ट बनाना पड़ता है कि कौन कौन सी ह्यूमन के द्वारा निर्मित है, कौन कौन सी नेचुरल है या प्राकृतिक, और फिर उसको समझाना पड़ता है। अब अपन शुरुआत कर रहे हैं एक एक को डिटेल में, और आज अपन कोशिश करेंगे कि बाढ़ वाला जो है कम से कम वो खत्म हो जाए, उसका प्रिकॉशन अपन बता सकें कि किस प्रकार से इससे बचा जा सके। बाढ़ या फ्लड वो फर्स्ट जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की आपदाएं आती है और हमारे देश में जो नदियां हैं, नदियों का जाल है और नदियों का कुछ क्षेत्र रहता है, वो बहेंगी तो एक धारा में, परंतु जब बरसात होगी तो वो फैल भी जाएंगे। उसी फैलने वाले क्षेत्र को कहते हैं डूब क्षेत्र, और ऐसी स्थिति में नगर निगम का कर्तव्य है कि उन डूब क्षेत्रों में कभी भी ह्यूमन का, कॉलोनियों का इस प्रकार का निर्माण ना हो, बसाहट ना हो, क्योंकि उसमें अगर बरसात के दिनों में जब भी पानी बढ़ता है तालाब में या नदियों में, तो डूब क्षेत्र में आने वाले जितने भी रहवासी हैं वो डूब जाते हैं। तो उसको अपन पहले समझते हैं, फिर उसके लिए क्या प्रिकॉशन है देखते हैं।
यह सबसे ज्यादा होने वाली प्राकृतिक आपदा है जो संसार के लगभग हर देश प्रदेश में आती है। तो शहरों में बाढ़ का प्रकोप निम्न कारणों से होता है, और ये जैसा बताया कि वर्ल्ड में सभी जगह फ्लड या बाढ़ की स्थिति आती है। और कुछ शहरों में क्यों आती है? पहला, नदियों का शहर के बीच में से पास होना, और पहला का या जो है वो उनका स्थान एक निश्चित था जहां पानी एक द्रव्य ऐसा चीज है जो अपना मार्ग खुद बनाता है, परंतु ह्यूमन ही उसके आसपास इतना बस गया है तो वो फिर बीच में से हो गई। तो कुछ ऐसी कॉमन नदियां जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उनको हम बता देते हैं। गंगा नदी जैसे कि हरिद्वार और ऋषिकेश इनके बीच में से, और खासकर कानपुर, पटना, इनके बीच में से, इलाहाबाद के बीच में से ये जाती है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरी नदी है यमुना, जो दिल्ली और हरियाणा के बहुत सारे शहरों से निकलती है, और ये जब फैलती है या पानी बाढ़ का आता है तो ये आसपास के घरों को पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तीसरी नदी नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी है, जो कि बहुत तेजी से पानी पहाड़ से उतर के आता है, और अररिया, गोरखपुर जैसे इलाकों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है ना। विजयवाड़ा में है कृष्णा नदी, और बड़ी बड़ी नदी है। छोटी नदी तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करती। नर्मदा नदी जरूर कर देती है होशंगाबाद में, परंतु आई थिंक इसकी 2011 के बाद बाढ़ नहीं आई। उसको मैनेजमेंट करने का तरीका बना लिए, और आसपास जो है वो कैनाल बना दिए, छोटे छोटे ब्रैकेट टाइप के बना दिए। तो ब्रैकेट बनाने से ये हुआ कि जब भी वो पानी दीवार से टकराता है तो वो आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो। यस। हाँ काजल पटेल बोलिए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर आप आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं सॉरी। हाँ कोई बात सर। ऑडियो कंटिन्यू वीडियो दोनों करते नहीं हैं। आ रहे। कंटिन्यू क्लास जो है वो, हाँ कंटिन्यू, वो एक्चुअली क्या है, आज नेट चल नहीं रहा तो हम हॉट स्पॉट से पढ़ा रहे हैं। कोई फोन आता है या मैसेज आता है तो वो अचानक निकल जाता है उसका नेट,
तो इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है। नेट आ जाएगा आज बुला लिए तो परेशानी नहीं जाएगी। दूसरा, नदियों का शहर के बीच में से या पास से बहना अपन बता रहे थे। सेकंड है हिमखंड या नदियों का जल स्तर बढ़ना। जो बड़े बड़े हिमखंड जिनको अपन आइसबर्ग कहते हैं, वो पिघल के जो है वो नदियों में गिरते जाते हैं और नदियों में गिरने से उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है और उस प्रेशर के कारण पानी भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वो डिजास्टर होना या बाढ़ आ जाती है। तीसरा है बर्फ का तेजी से पिघलना। जैसे कि अपन बात करते हैं कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ह्यूमन जो है वो गर्मी को बहुत बढ़ा रहा है, तो ऐसे में जो है वो गर्मी बढ़ने से बढ़ जाता है। नदी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे हम, तो नदी के बारे में बताए थे कि जो नर्मदा नदी है और जमुना नदी है, गंगा नदी है और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी नदी है। नील अपने इधर से सोन नदी जाती है बिहार और यूपी में भी बहुत सारी नदियां, जमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती सभी हैं। तो उन्हीं का मैनेजमेंट बता रहे थे कि शहरों के बीच से जाने से ये स्थितियां उत्पन्न होती। फिर आता है बांधों का टूटना। अगर बहुत प्रेशर बढ़ता है तो बांध टूट जाते हैं जिससे बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि के बाढ़ का कारण। अब इसमें देखते हैं नदियों के जल स्तर बढ़ने और बर्फ के पिघलने की अवस्था में बाढ़ धीरे धीरे आती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है, कम होता है। परंतु अत्यधिक पानी गिरने से, बांध के टूटने से अचानक बाढ़ आती है और ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और ये अचानक होने वाली प्रक्रिया है। बाढ़ से लगभग 50% तक मौत होने का आशंका बनी रहती है, नुकसान बढ़ी रहती है। तो ये तो हो गया बाढ़ के बारे में। अब अपन बताते हैं कि भाई इसमें मैनेज कैसे किया जाए। हर उस व्यक्ति को जो नदी के किनारे रह रहा है, ये अपन जाते हैं और समय समय पर उनको अवेयर करते हैं। अवेयर करना यानी उनको जानकारी देना या उनको बताना कि आप कैसे अपनी तैयारी रखें। पहले अपन पूछते हैं कि क्या आपके क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप होता है, तो वो बताते हैं यहाँ साहब यहाँ तो हर साल बाढ़ आती। बांग्लादेश जैसी जगह पे आधा बांग्लादेश जो है वो डूबा ही रहता है, क्योंकि वहाँ की नदियाँ बहुत ज्यादा उथली टाइप की है, गहरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ की सरकार उन पे ध्यान नहीं देती, तो इसी कारण उनका जो है वो पलायन है। वो एक ऐसी आवाज आएगी, तुम फिर से कि जो है वो ज्वाइन हो जाओ तो उसमें आवाज आएगी, है ना। आज थोड़ा नेटवर्क का भी इशू रहता है। तो पहले उसको अपन बताते हैं कि एक ऐसे बॉक्स या एक पेटी तैयार करें जो जिसमें सर आवाज क्यों नहीं आ रही सर? उन चीजों को रखें। वो बॉक्स या पेटी, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रहा रही होगी तो फिर से कि आप ज्वाइन करें। जैसे हम रिपीट ज्वाइन करते हैं, म्यूट तो नहीं है, साउंड की जो है वो 100% दिखा रहा है। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। लोगों को नहीं आ रही, वो रिपीट ज्वाइन। तो रिपीट ज्वाइन करें। आपके यहाँ हो सकता है कोई नेट की प्रॉब्लम हो, है ना। बाकी लोगों को आ रही है। असल में प्रमोद कुमार जी अपना वीडियो चालू रखते हैं, तो जिसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। उनको बता दिया गया कि भाई इसको आप बंद करें। सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, उसके लिए तो कर रहे हैं आवाज। वॉइस नहीं आ पा रहा है। आप एक काम करें, हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है। नेटवर्क नहीं रहता कभी भी। हाँ, किसी किसी को क्लियर आती, किसी को नहीं आती। तो उसके लिए हम बता रहे थे कि उनको अपन को कहना, हाँ, बैक होके ज्वाइन करें। अभी तो 73 है, इसकी कैपेसिटी बढ़ा के अपन 150 कर दिए, तो उसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बता रहे थे 5-7 मिनट का है, वो सुन लीजिए आप। एक लोहे की पेटी जो है वो
इस प्रकार की तैयारी करना पड़ता है कि उस लोहे की पेटी में जो ढक्कन है वो उसका आउटसाइड से रहना चाहिए, यानी बाहर से टाइट ढक्कन रहे, ऐसी एक पेटी जिसके अंदर पानी भी घुस ना सके, वाटर प्रूफ। और उसके ऊपर बल्कि एक प्लास्टिक का कवर ऐसा लगाएं वाटर प्रूफ, जैसे कि अपन बरसाती पहनते हैं, तो वो पानी उसमें ना जाए। अब उस पेटी में क्या रखना है वो हम बता देते हैं। उस पेटी में रखना है सभी घर के जितने सदस्य, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, मकान की रजिस्ट्री और जो आयुष्मान कार्ड है वो, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसी पेटी में रखने की तैयारी कर लें। अलमारी से निकाल के जो अलमारियों में रखते हैं, उस पेटी में सभी के आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइसेंस और दूसरे कार्ड जो रहते हैं, एटीएम कार्ड, पासबुक, बैंक की पासबुक और अपने आयुष्मान कार्ड, हॉस्पिटल से संबंधित पर्चे, जिनके इलाज चल रहे हैं तो उनके एक एक दो पर्चे, पूरी फाइल रखने की जरूरत नहीं है, एक एक दो इन्वेस्टिगेशन के पर्चे जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ये कागजात के तौर पे सबसे नीचे रखे जाना चाहिए। उसके ऊपर जो है वो सभी के जो सूखे कपड़े, कम से कम एक जोड़ी अंडरवियर बनियान और एक एक जोड़ी जो है वो पैंट शर्ट या साड़ी जो भी आप यूज करते हैं वो कम से कम आ जाए, इतने रखना चाहिए। और उसके ऊपर जो है वो खाने पीने की वस्तु, उसमें ड्राई जो रहती है जैसे बिस्किट्स रहती है और जो मठरी टाइप के आइटम रहते हैं, सूखे मेवे रहते हैं, वो उसके ऊपर रखना चाहिए। और पूरे टाइट बंद कम से कम 3 या 4 पानी की बोतलें, या पानी की बोतल हाथ में भी ले सकते हैं आप, भर के पीने का पानी तैयार रखते हैं ताकि अपन उसको फिर लेके और पलायन कर सकें। और वो पेटी में और भी ऐसे ऑर्नामेंटल जो रहते हैं आपके लॉकर में रखे रहते हैं, जेवर है, अंगूठी है, किसी के चश्मे हैं या घड़ी है जो आप नहीं बांध सकते, एक पॉलीथीन में करके रखते हैं ताकि उनमें पानी का प्रभाव ना पड़े। और उस पेटी को जो है वो हमेशा तैयार रखा जाता है, और जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है तो उसी जो बॉक्स है उसको सिर पे रख के और वहां से निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, और जितना भी सामान है अपने घर में उसको ऊपर जो टाड़ रहते हैं या अलमारियों के ऊपर, अलमारी के अंदर बंद करके ऐसा सुरक्षित रखते हैं कि बाद में जब बाढ़ का पानी निकल जाता है तो उसको हम धूप में सुखा के उपयोग में ला सके। बच्चों को गोदी में लेके चलते हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ये भी रख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का आगे अगर जरूरत पड़ती है तो उसको हम दे सकते हैं। ये उसको पहले अवेयर कराते हैं कि इतनी चीजें इसमें रखना चाहिए। सावधानी के तौर पे खाने पीने की वस्तु हमने बताई दी है, जितनी भी सूखे बिस्किट हैं पहले से परचेज करके खरीद के, और अपने पास जो पैसे रखे रहते हैं, नोट पानी वो कुछ भी घर में नहीं छोड़ना चाहिए, जेवर और पैसे ये सब भी बॉक्स में जाएंगे। और एक बॉक्स अगर कमी है तो 2 बना ले छोटे छोटे बॉक्स, जिसको आप आसानी से, प्लास्टिक के रहे वो बॉक्स जो है वो ज्यादा भारी ना रहे, या तो फाइबर के जो आते हैं जैसे सूटकेस वगैरह आते हैं जो आपके सिर में वजन ना रहे, नहीं तो उसी को वजन हो जाता है, उसको लेके जो है वो वहां से पलायन कर दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीजें रहती है। इसके बाद जो है वो बचपन से अगर पानी के टच में रहता है तो तैरना सीखना, जब बाढ़ नहीं आती उसके पहले तैरना सीख जाए तो वो दूसरों को भी बचा जा सकता है और अपनी खुद की जान बचा सकता है। तो अब जो है वो क्लास खत्म करने का इंडिकेशन आ रहा है, तो इसलिए अपन इससे संबंधित डिजास्टर में, भूकंप और अन्य महामारी जो है वो अगले क्लासेस में देखते जाएंगे। ये पूरे हफ्ते क्लास लगेगी, तो आप लोग ज्वाइन रहें शुक्रवार तक। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो अपन क्लास खत्म करेंगे। क्लास कब तक होने वाली है सर? डेट तो ये वाला खत्म होगा अभी, ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसके बाद योगा है और वो तो क्लास खत्म नहीं होती, कंटिन्यू चलती है।
एग्जाम जिसके जिसके आते जाते हैं वो उससे क्विट होके और एग्जाम में चला जाता है, और बाकी जो लोग नए शामिल होते हैं उनकी कंटिन्यू क्लास चलती रहती है, रनिंग क्लास है ये। यानी ये खत्म होगा फिर से स्टार्ट हो जाएगी जो अपन ने स्टार्ट में बीमारियां पढ़े। तो सबसे पहले अपन ने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स पढ़े थे, ये शुरुआत हो जाएगी, मतलब ये खत्म नहीं होगी, कंटिन्यू चलते रहेगी। थैंक यू। जिनके एग्जाम आएंगे, हाँ आएंगे, वो एग्जाम में चले जाएंगे। ठीक है, तो सभी को गुड डे। सर ये ओलावृष्टि, ये दोनों बोले जो इससे ओलावृष्टि भी सही है, उसी डिजास्टर में आती है। पंखा बंद रखो बुखार उतरने तक। हाँ, इससे भी खेती में बहुत नुकसान होता है। ओलावृष्टि रह गई थी, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगी, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ओलावृष्टि, अच्छा याद दिला दी, हम पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू।